अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट टून्स। मैं नीति। जैसे कि हम लोगों को पता है कि हम लोग इंडियन पॉलिटी का चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे थे, द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। उसमें हम लोगों ने 2 पार्ट बना लिए थे वीडियो के। सेकंड पार्ट जो हमने किया था उसमें लास्ट हमने एक्ट पढ़ा था, एक्ट ऑफ 1892। तो अब यहाँ से हमारा 8th एक्ट शुरू होएगा, जिसका नाम है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909, जिसको हम फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट भी बोलते हैं। और तो और फ्रेंड्स, जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और तो और मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए अब बिना कोई देरी किए हम लोग अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं हम लोग बिना कोई देरी किए। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमारा पहला एक्ट आता है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909। इसे हम लोग इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 भी बोल सकते हैं, नहीं तो फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट भी, ठीक है ना। इसे फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे कम्युनल इलेक्टोरेट आ गए थे बहुत सारे, ठीक है। तो इस एक्ट में क्या हुआ था, इस एक्ट में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर्स थे ना, मतलब जो गवर्नर जनरल की लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, उसमें मेंबर्स की काउंटिंग बढ़ा दी गई थी। 16 से 60 कर दिए थे मेंबर, मतलब 16 से 60 मेंबर्स कर दिए थे। और तो और जो गवर्नर की प्रोविंसेस थी ना, वो भी इंक्रीज कर दी थी। क्या कर दी थी? गवर्नर की प्रोविंसेस भी इन्होंने इंक्रीज कर दी थी। और तो और जो जितने भी नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे ना, उनकी पावर बढ़ा दी गई। नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को ये रेजोल्यूशन पास करने की पावर दे दी गई इस एक्ट के अंतर्गत। इस एक्ट में क्या किया, जो मेंबर्स थे ना लेजिस्लेटिव मेंबर्स, उनको बोल दिया गया कि तुम लोग रेजोल्यूशन पास कर सकते हो, ऑर्डर पास कर सकते हो, मतलब रेजोल्यूशन पास करने की पावर उन्हें दे दी। और फिर तीसरा पॉइंट इसमें आता है कि ना, इसमें क्या हुआ था, इसमें पहली बार कम्युनल इलेक्टोरल आया था, इस वजह से इसे फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट कहा जाता है। इसमें इन्होंने क्या किया, हिंदूज मुस्लिम्स के वोट्स को अलग करने की कोशिश की। इन्होंने क्या किया, जो मुस्लिम कम्युनिटी होती है ना, उसके वोट इन्होंने अलग बना दिए। सिर्फ किस लिए? इंडियंस में फूट डालने के लिए, दरार डालने के लिए। और उनका मेन मोटिव क्या था कि वो लोग इंडियंस में दरार डालें, अपना शासन करें, ठीक है ना। क्या करें? अपना शासन करें। और उन्होंने ये तक बोल दिया मुस्लिम्स के वोट अलग बना के इंडियंस को बहलाने के लिए कि ना, अब वो मुस्लिम्स के पास अपना अलग से रिप्रेजेंटेटिव चूज करने की पावर है, ठीक है ना। तो इसमें ये हुआ था। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये प्रीलिम्स में भी आया था। क्वेश्चन ये है कि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा के साथ क्या हुआ था? क्या हुआ था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा के साथ? चलिए मैं बताती हूँ। ये हमारे फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल को ज्वाइन किया था। कौन थे ये? फर्स्ट इंडियन जिन्होंने वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल को ज्वाइन किया था, ठीक है ना। तो इसे आप लोग अपने पास नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे दूसरे एक्ट पे हम लोग बढ़ते हैं। अब हमारा दूसरा एक्ट आता है मॉन्टेग-चेम्सफोर्ड 1919 एक्ट। कौन सा आता है? मॉन्टेग-चेम्सफोर्ड 1919 एक्ट। इस एक्ट में क्या हुआ था, इस एक्ट में ना सिख, एंग्लो इंडियन, यूरोपियन और भी अलग अलग नाम से ना अलग अलग वोट बना दिए गए थे, ठीक है ना। और तो और इन्होंने क्या किया, इन सब के वोट भी अलग अलग कर दिए। सिख के अलग वोट, मुस्लिम के अलग। मुस्लिम के वोट तो आपने अभी देखा होगा, ये पीछे हमारा मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स में ही अलग कर दिया था। एंग्लो इंडियन के भी वोट अलग कर दिए, यूरोपियन के अलग कर दिए, गुजराती के अलग, ऐसे अलग अलग वोट इन्होंने बना दिए। और क्या हुआ, सेंट्रल और प्रोविजनल के अलग अलग सेक्टर्स बना दिए। क्या किया, सेंट्रल और प्रोविजनल के अलग अलग इन्होंने सेक्टर्स बना दिए, ठीक है ना। और तो और इसमें और क्या हुआ, डायरेक्ट ही आ गई। क्या आ गई? डायरेक्ट। अब डायरेक्ट ही क्या होती है वो भी मैं बता देती हूँ। इन्होंने क्या किया, ट्रांसफर ऑफ सब्जेक्ट्स, मतलब इन्होंने 2 सब्जेक्ट बनाए, रिजर्व सब्जेक्ट और ट्रांसफर सब्जेक्ट। अब ट्रांसफर सब्जेक्ट में क्या होता है, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है ना, उसे परमिशन नहीं लेनी पड़ती किसी भी चीज़ के लिए। लेकिन जो रिजर्व सब्जेक्ट होता है ना, उसे परमिशन लेनी पड़ती है। किससे? वाइसरॉय काउंसिल से। किससे परमिशन लेनी पड़ती है? वाइसरॉय काउंसिल से। किसे लेनी पड़ती है? रिजर्व सब्जेक्ट को, ठीक है ना। ऐसे में इन्होंने 2 सब्जेक्ट बना दिए। अब ये जो 2 सब्जेक्ट होते हैं ना, अलग अलग ट्रांसफर ऑफ सब्जेक्ट्स हो जाना, इसी को हम क्या बोलते हैं? डायरेक्टली।
डायरेक्टली की स्पेलिंग आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, DYARCHY, ओके, डायरेक्टली। और तो और मैं फ्रेंड्स, जैसे कि मेरे नोट्स मैंने आपको जो वीडियो में डिस्प्ले कर रखे हैं वो फुल इंग्लिश में है, लेकिन मैं आपको समझा हिंदी में रही हूँ। लेकिन अगर आप ये मेरे नोट्स पढ़ेंगे ना तो लैंग्वेज वही सेम है, ठीक है। जो लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं, जो लोग इंग्लिश में एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, वो ये नोट्स अच्छे से पढ़ सकते हैं और मेरा समझाया हुआ समझेंगे तो सही है। और बाकी एम लक्ष्मीकांत जो बुक है ना उसे भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जो एम लक्ष्मीकांत बुक है वो खुद एक नोट्स है, बिल्कुल प्रॉपर वो नोट्स है। मेरी वीडियो देख लीजिए और वो नोट्स अच्छे से पढ़ लीजिए, और अगर आप और भी अच्छा सोर्स मिल जाए तो आप वो भी पढ़ लीजिए, ठीक है ना। फिर इन्होंने क्या किया गया इस एक्ट में, बाइकैमरलिज्म आ गया। अब बाइकैमरलिज्म क्या था, इसमें इन्होंने क्या किया, 2 काउंसिल बना दिए थे। जैसे आजकल राज्यसभा और लोकसभा होता है ना, वैसे में इन्होंने 2 काउंसिल बनाए। अब उस और पता है क्या हुआ, इस एक्ट में बाइकैमरलिज्म के साथ साथ इलेक्शन टर्म का भी फर्स्ट टाइम यूज़ हुआ था। किसका, इलेक्शन टर्म का। और इलेक्शन कौन से स्टार्ट हुए थे, डायरेक्ट इलेक्शंस होने स्टार्ट हो गए। डायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू लोग इलेक्ट होकर आने लगे, ठीक है। और क्या हुआ, जो हमारे वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल थे ना उसमें 6 में से 3 मेंबर्स इंडियन होने लगे। हर 6 मेंबर्स में से 3 मेंबर्स तो इंडियन होते ही होते थे वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। और तो और जो कम्युनल इलेक्टोरेट थे वो बढ़ा दिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, सिख, एंग्लो इंडियन, यूरोपियन, ऐसे करके इन्होंने अलग अलग वोट बना दिए, जिसका मतलब कम्युनल इलेक्टोरेट इन्होंने बढ़ा दिया। और क्या हुआ, जो प्रोविजनल और सेंट्रल बजट था ना उसे फर्स्ट टाइम अलग किया गया। किसे, प्रोविजनल और सेंट्रल बजट को, ठीक है। और लंदन में हाई कमीशन बना दी गई, किसके लिए, इंडिया के लिए। हाई कमीशन फॉर इंडिया का एस्टेब्लिश किया गया, कहाँ पे, लंदन में। और क्या हुआ, जो पब्लिक सर्विस कमीशन होता है ना आपका, यूपीएससी जिसे आप बोलते हो, उसकी एस्टेब्लिशमेंट की गई पहली बार। मतलब पहले तो एग्ज़ाम कब किया गया था कि एग्ज़ाम के बारे में डिस्कशन था, अब क्या किया, यूपीएससी को एस्टेब्लिश ही कर दिया। कौन से ईयर में, 1926 में। एक्ट यही चल रहा था, ईयर कौन सा था, 1926। इनका काम क्या था, सिविल सर्वेंट्स को रिक्रूट करना। पब्लिक सर्विस कमीशन का काम क्या था, सिविल सर्वेंट्स को रिक्रूट करना। और क्या किया गया, स्टैट्यूटरी कमेटी बनाने की इन्होंने कोशिश की। क्या बनाने की कोशिश की, स्टैट्यूटरी कमेटी। इसका मतलब ये था कि जैसे हर 10-10 साल में एक्ट बनाए जाते थे ना, ठीक वैसे ही हर 10 साल में ये कमेटी बनाई जाएगी। और तो और ये रीड करेगी कि क्या क्या चेंजेस हमें सोसाइटी में लाने की ज़रूरत है। मतलब ये कि जैसे आपके वो बनते हैं ना, नीति आयोग की तरफ से जितने भी पॉलिसीज़ बनती है और हर 5 साल के उसमें, वैसे में 10-10 साल के गैप में स्टैट्यूटरी कमेटी बनाई जाएगी। ठीक है ना। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे एक्ट पे। तो आगे हमारा दूसरा एक्ट आता है एक्ट ऑफ 1861। इस एक्ट में क्या हुआ, इस एक्ट में हुआ बहुत कुछ था। ये एक्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसे अच्छे से आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस एक्ट में क्या किया था, रिप्रेजेंटेशन इन लॉ मेकिंग प्रोसेस, ठीक है ना। इसमें क्या किया गया, इंडियंस को रिप्रेजेंटेशन मिल गया लॉ मेकिंग पावर के अंडर में। मतलब जो इंडियंस थे ना वो लॉ मेकिंग पावर में आ सकते थे। ऐसा इंडियंस के साथ पहली बार हुआ था, जिससे इंडियंस को लगा कि चलो ब्रिटिशर्स ने उनके साथ कुछ तो अच्छा किया। ऑल्दो ये तो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हुआ करते थे, इनके पास कोई वोटिंग राइट्स भी नहीं हुआ करते थे इंडियंस के पास तो, ठीक है। और क्या, जैसे पहले क्या होता था, जो लॉ मेकिंग प्रोसेस होता था ना उसमें मतलब कोई आता था तो उसे ना वाइसरॉय ही नॉमिनेट करते थे। कौन आता था लॉ मेकिंग प्रोसेस में पहले, जिसे वाइसरॉय नॉमिनेट करते थे। नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ही होते थे वो लोग जिसे वाइसरॉय नॉमिनेट करते थे। और तो और जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होते थे ना वो वाइसरॉय के थ्रू ही रिप्रेजेंट हुआ करते थे, और तो और नॉमिनेट करते थे कि ये लोग लॉ मेकिंग प्रोसेस के अंडर जाएंगे। कौन नॉमिनेट करते थे, वाइसरॉय, और इनके पास कोई राइट्स नहीं होते थे, ठीक है। लेकिन अब इंडियंस भी जाने लगे। और क्या हुआ, जो लॉर्ड कैनिंग थे ना उन्होंने कुछ बदलाव लाए। क्या लाए, कुछ बदलाव लाए वो। उन्होंने क्या किया, 3% को नॉमिनेट किया जो कि इंडियंस थे। लेजिस्लेटिव काउंसिल में उनको एंट्री भी दिलवाई।
इंडियंस को लेजिस्लेटिव काउंसिल में एंट्री पहली बार मिली थी, वरना इंडियंस को लेजिस्लेटिव काउंसिल में एंट्री थी ही नहीं, लेकिन लॉर्ड कैनिंग ने पहली बार इंडियंस को लेजिस्लेटिव काउंसिल में एंट्री दिलवाई थी। और वो 3 कौन थे? पहले थे राजा ऑफ बनारस, दूसरे महाराजा ऑफ पटियाला, थर्ड वन इज सर दिनकर राव। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि लॉर्ड कैनिंग ने जिन 3 इंडियंस को लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉमिनेट किया था वो कौन थे, उनके नाम। तो पहला नाम राजा ऑफ बनारस, सेकंड नेम इज महाराजा ऑफ पटियाला एंड थर्ड वन इज सर दिनकर राव। ठीक है। और तो और कौन से ईयर में हुआ था ऐसा? 1862 में। 1861 में ये एक्ट आया और 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 इंडियंस को रिप्रेजेंट किया। ठीक है। और फिर आ जाता है हमारा नेक्स्ट, जो लॉर्ड कैनिंग ने थे ना, उन्होंने ना डिसेंट्रलाइजेशन करने की कोशिश की थी। मतलब वो डिसेंट्रलाइजेशन करने की कोशिश कर रहे थे सिर्फ किस लिए? इंडियंस को बेवकूफ़ बनाने के लिए। क्या किया? डिसेंट्रलाइजेशन करने के लिए जो मतलब उन्होंने ना 3 नई लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई और तो और डिसेंट्रलाइजेशन उन्होंने करने की कोशिश की। ठीक है। और उन्होंने क्या किया? न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई, 3 बनाई थी पहले तो थी और अब 3 और बनाई। बंगाल, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस और पंजाब। बंगाल कौन सी ईयर में बनी? 1862 में। नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस कौन सी ईयर में बनी? 1866 में। इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? NWFP बोल सकते हैं। ठीक है। और पंजाब कौन से उसमें बनी? पंजाब के लिए 1897 में। ठीक है। और तो और इस एक्ट में क्या क्या हुआ? इस एक्ट में ये भी हुआ कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी ना बॉम्बे और मद्रास की, उसकी पावर ना 1857 में पहले छीन ली गई थी। बट इस एक्ट के अंदर क्या हुआ? उनकी पावर उन्हें वापस कर दी गई ब्रिटिश क्राउन के थ्रू। और तो और इस एक्ट में क्या हुआ? जो वॉइसरॉय थे ना, उन्हें एम्पावर्ड कर दिया गया। जैसे पहले उनकी पावर्स छीन ली थी ना, उन्हें अब ये पावर वापस दे दी कि वो रूल्स बना सके, ऑर्डर बना सकें। और जो उनकी पावर छीनी थी वो 1857 में छीनी गई थी, अब उन्हें वापस दे दी। और तो और वापस क्यों दी? ब्रिटिश क्राउन ने सोचा यार हम इतना कैसे संभालेंगे, इतना सारा बल्क में इकट्ठा हो जाता है, एक काम करते हैं अलग अलग पावर्स डेलीगेट कर देते हैं, इससे इंडियंस भी खुश हो जाएंगे और थोड़े बेवकूफ़ भी बना लेंगे हम उन्हें। मतलब उन्होंने इंडियंस को कौन सी पावर दी? छुटमुट पावर। जैसे मैंने आपको बताया ना, लॉर्ड कैनिंग ने डिसेंट्रलाइजेशन करने की कोशिश की, वो यही था। वॉइसरॉय को पावर वापस दे दी और छुटमुट बना दी कुछ और उन्हें कुछ पावर दे दी। ठीक है ना। जैसे अभी वॉइसरॉय को दी रूल्स और ऑर्डर बनाने के लिए, अब वो पावर कौन सी दी रूल्स एंड ऑर्डर बनाने के लिए? वो भी मैं आपको बताती हूँ। इन्होंने रूल्स एंड ऑर्डर बनाने के लिए पावर दी कि इमरजेंसी जब होगी, मतलब जैसे शहर में इमरजेंसी लग जाती है ना किसी एक पर्टिकुलर पार्ट में कंट्री के या फिर पर्टिकुलर स्टेट में, तो उधर क्या था? वॉइसरॉय ऑर्डर इशू कर सकते थे। मतलब वो ऑर्डर इशू कर सकते थे कि यहाँ पे इमरजेंसी लगी है, तो इमरजेंसी वाले एरिया में वो कुछ भी ऑर्डर इशू कर सकते थे। और तो और लेजिस्लेटिव असेंबली से उन्हें पूछने की ज़रूरत तक भी नहीं थी। और ये ऑर्डर सिर्फ 6 महीने के लिए ही लागू थे। कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। ठीक है। और इस एक्ट में क्या हुआ? जो लॉर्ड कैनिंग थे ना, वो पोर्टफोलियो सिस्टम लेके आए। क्या किया? पोर्टफोलियो सिस्टम इन्होंने इंट्रोड्यूस किया यहाँ पे। और पोर्टफोलियो सिस्टम क्या होता है? पोर्टफोलियो सिस्टम ये होता है कि जो भी मेंबर होता है ना, उसे एक असाइन कर दी जाती है, एक ड्यूटी असाइन कर दी जाती है एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के साथ लेजिस्लेटिव पर्पस के लिए। उसमें क्या होता है? जो गवर्नर जनरल की काउंसिल होती है ना, वो बहुत बड़ी होती है। उसमें क्या होता है? काम छोटा दे दिया जाता है हर मेंबर को, लेकिन उसके ऊपर सबसे ज़्यादा रूल गवर्नर जनरल काउंसिल का ही चलता है। और तो और इसमें क्या होता है? जो वाइसरॉय होते हैं ना, उसके पास भी पावर होती है कि वो इस काउंसिल पे रूल कर सके जैसा कि नेसेसरी हो। मतलब इन मेंबर्स के ऊपर भी अपना कोई शासन दिखा सके। या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि जो वॉइसरॉय काउंसिल का कोई जो मेंबर होता है ना, उसे इंचार्ज बना दिया जाता है एक या एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट का, जो कि गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट होते हैं। और तो और उसे ऑथोराइज कर दिया जाता है कि वो ऑर्डर इशू कर सके किसके बिहाफ पे? काउंसिल के बिहाफ पे अपने डिपार्टमेंट में। ठीक है ना। ये था। और मतलब जैसे डिसेंट्रलाइजेशन की जैसे एक्ट में बात हुई थी,
तो डिसेंट्रलाइजेशन में मैंने आपको जैसे कि बताया कि कैसे किया था, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को उनकी पावर लौटा दी गई, और तो और 3 नए वो बना दिए, बंगाल, पंजाब और नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, ठीक है ना। और तो और इसमें क्या था कि जो कि पोर्टफोलियो सिस्टम अनाउंस हुआ, इसमें इंचार्ज बना दिए जाते थे लोगों को, और वॉइस रॉय को पावर दे दी गई वापस से, सिर्फ किस लिए कि वो रूल्स और ऑर्डर्स इशू कर सके इमरजेंसी के तहत, ठीक है ना। तो ऐसे हुआ था। और क्या हुआ था, 3 इंडियंस को मंजूरी मिली थी लेजिस्लेटिव काउंसिल में आने की। वो 3 इंडियन कौन थे, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव, ठीक है। तो आप लोग इस सब चीज़ों को याद रखिए, ओके। तो फ्रेंड्स फिर आ जाता है हमारा साइमन कमीशन। साइमन कमीशन 1927। जैसा कि हम सभी को पता है कि हर एक्ट तो 10 ईयर्स के गैप पे आ रहे थे, लेकिन ये एक्ट 8 ईयर्स के गैप पे आया, 2 साल पहले आ गया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब ये एक्ट आया ना, तो सारे इंडियंस को ये डाउट हुआ, यार सारे एक्ट तो 10 ईयर्स के गैप पे आ रहे, तो ये 8 ईयर्स के गैप पे क्यों आया, पक्का कुछ तो घपला पपली है, मतलब घपला पपली मीन्स गड़बड़ है। तो इस कमीशन में क्या हुआ था, जो जितने भी मेंबर थे ना, उनमें से एक भी इंडियन नहीं था। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स का मानना ये था, उनका कहना ये था कि इंडियंस के पास इतना दिमाग ही नहीं है कि वो अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशन बना लें। क्या कर लें? कॉन्स्टिट्यूशन बना लें, इतना तो इंडियंस के पास दिमाग ही नहीं है, ठीक है। और ये जो एक्ट था ना, साइमन कमीशन का जो एम था मेन, वो ये था कि ये लोग ये देख सके कि बाकी जितने भी एक्ट थे वो काम कैसा कर रहे हैं, और आगे के लिए और रिफॉर्म सजेस्ट करने, ठीक है। और तो और ये जो साइमन कमीशन है ना, इसका नाम किसके बेस पे पड़ा, सर जॉन साइमन के नाम पे, जिसने इसको हेड किया था, मतलब जो इसके हेड थे, ठीक है। इसमें क्या हुआ, इसका मेन मोटिव अब हम पढ़ते हैं। मेन मोटिव इसका ये था, एबॉलिशन ऑफ डायरेक्टरी। इसमें क्या किया, जो कि डायरेक्टरी अनाउंस की गई थी ना एक्ट ऑफ 1861 में, उसे हटा दिया, उसे एबॉलिश कर दिया। अब जिसने डायरेक्टरी के बारे में नहीं पढ़ा, वो एक्ट ऑफ 1861 पढ़िए, इसी वीडियो में है, उसमें अच्छे से एक्सप्लेन है कि डायरेक्टरी क्या होता है। ट्रांसफ़र ऑफ सब्जेक्ट्स, ट्रांसफ़र ऑफ सब्जेक्ट्स इन द सेंस, यहाँ पे 2 बना दिए जाते हैं सब्जेक्ट्स, एक तो हो जाता है हमारा ट्रांसफ़र सब्जेक्ट और एक हो जाता है हमारा रिजर्व सब्जेक्ट, ठीक है ना। तो इसमें आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा इसे, इसमें मैंने एक्ट ऑफ 1861 में से अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। और क्या किया गया, प्रोविंसेस और सेंट्रल में बहुत ज़्यादा बदलाव किए गए। कैसे कि मतलब ये किया गया कि सबसे बड़ा बदलाव ये था कि उन्होंने ये कह दिया कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट प्रोविंसेस बनाओ। क्या बनाओ? रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की प्रोविंसेस बनाओ। क्यों? क्योंकि कल को अगर ब्रिटिश क्राउन से कोई इंस्पेक्शन के लिए आता है, ऑडिट के लिए आता है, तो कम से कम कोई ऐसा जवाबदार इंसान तो होना चाहिए ना, जो अच्छे से उनके क्वेश्चंस का जवाब दे सके। तो इसलिए उन्होंने बोल दिया कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाओ। तो सबसे बड़ा बदलाव यही हुआ। और तो और इसमें क्या कह दिया गया, इसमें ये कह दिया गया कि जो कम्युनल इलेक्ट्रोड थे ना, उनको कंटिन्यूटी में रखा जाए। यहाँ पे जैसे पॉइंट लिखा हुआ है, सेपरेट इलेक्ट्रोड्स फॉर मुस्लिम्स वर अनाउंस्ड, मतलब यही आ गया कि कम्युनल इलेक्ट्रोड को कंटिन्यूटी में रखा जाए, ठीक है। और यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ ये हुई, मेन चीज़ ये हुई कि इसमें इन्होंने क्या किया गया, वाइट पेपर कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म को इंट्रोड्यूस किया गया। किसे इंट्रोड्यूस किया गया? वाइट पेपर कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म। ये सिर्फ किस लिए था? इंडियंस को खुश करने के लिए था। ये सिर्फ एक ब्लफ कॉल थी इंडियंस को खुश करने के लिए, ताकि इंडियंस इंडिपेंडेंट होने की विश छोड़ दें। मतलब इंडियंस के अंदर जो जिद थी ना कि वो इंडिपेंडेंट होंगे, अलग कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, वो ये जिद छोड़ दें। इस वजह से साइमन कमीशन में ब्रिटिशर्स ये रिफॉर्म लाए, वाइट पेपर कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म, ठीक है ना। और तो और इसमें क्या चाहते थे, मतलब जो साइमन कमीशन का इसमें मेन मोटिव था ना, वो भी मैं आपको बताती हूँ। मतलब इसमें साइमन कमीशन में क्या था, ये साइमन कमीशन ना स्टैनले बेल्डविन के निगरानी में बनाई गई थी। किसकी निगरानी में? स्टैनले बेल्डविन। सिर्फ किस लिए? ये देखने के लिए कि जो इंडियन है वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को एस्टेब्लिश करने के लिए कितना वर्क कर रहे हैं, ठीक है ना। जो कि मतलब जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिश किया गया था ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1819 में, 1919 में, उसमें
जो था ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसको देखने के लिए, उसकी रिपोर्ट तैयार करने के लिए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में काम कैसा चल रहा है, ठीक है ना। और तो और जो साइमन कमीशन है ना, उसे हम एक और नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है आप लोगों को पता है तो सोचिए, वरना मैं आपको बताती हूँ। तो उसे जाना जाता था इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के नाम से जाना जाता था। और बाद में जब इसके जो चेयरमैन थे ना सर जॉन साइमन, उनके बाद इसका नाम रख दिया गया साइमन कमीशन, ठीक है। और तो और ना साइमन कमीशन में क्या था, जब ये साइमन कमीशन आया ना तो इंडियंस ने बहुत ज़्यादा विद्रोह किया। क्या किया? बहुत ज़्यादा विद्रोह किया। क्यों? एक तो साइमन कमीशन में एक भी इंडियन सिटीजन नहीं था, ठीक है। और तो और इसमें एक यूसुफ मैरली थे, जिन्होंने ना जब इंडियंस विद्रोह कर रहे थे ना, वो इंडियंस के साथी थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 2 स्लोगन दिए। क्या बोला? साइमन गो बैक और एक क्विट इंडिया। मतलब ये साइमन कमीशन को बोला कि तुम भाग जाओ यहाँ से, और तो ब्रिटिशर्स के लिए बनाया क्विट इंडिया, इंडिया को छोड़ो, इंडिया से भाग जाओ तुम यहाँ से, हमें आज़ाद कर दो, ठीक है ना। ये था। और साइमन कमीशन आया कौन से ईयर में था? 1927 इन द मंथ ऑफ नवंबर। ओके ओके। तो और क्या हुआ, जो साइमन कमीशन था ना वो अपोज किया गया किसके थ्रू? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के थ्रू, महात्मा गांधी जी के थ्रू, और जो जिन्ना है पाकिस्तान के, आपको पता होगा, उनके थ्रू। और तो जितनी भी मुस्लिम लीग थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, इन सब के थ्रू इसे अपोज किया गया। क्यों? क्योंकि ना इसमें 7 मेंबर्स थे, और तो और जो कि किस चीज़ के थे? ब्रिटिश पार्लियामेंट के। लेकिन एक भी इंडियन नहीं था। इंडियंस ने देखा और इसे ना एक वायलेशन की तरह इन्होंने लिया, और तो और अपने सेल्फ डिटर्मिनेशन के उसमें लिया। तो इसलिए उन्होंने बहुत ज़्यादा इसका विद्रोह किया साइमन कमीशन को भगाने के लिए, और इंडियंस ने इसे बॉयकॉट करना चाहा, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा दूसरी वीडियो में मैं आपको लाऊंगी। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आगे मैं आपके लिए लाऊंगी कम्युनल अवार्ड, और भी बहुत सारे एक्ट्स हैं। अभी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लाऊंगी आपके लिए, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट लाऊंगी, ठीक है ना। तो मेरी अगली वीडियो में मिलते हैं। अभी के लिए बाय, सी यू। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा, ठीक है। बाय।